हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षुल और स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में फैक्ट्स ब्रो चैनल की। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि ये वीडियो इससे रिलेटेड है कि अगर साउथ इंडिया बाकी इंडिया से सेपरेट हो गया तो क्या होगा। तो ये वीडियो आधा इमेजिनेशन पे बेस्ड है और आधा रियलिटी पे बेस्ड है। और हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया का कोई और टुकड़ा हो या फिर साउथ इंडिया कोई सेपरेट कंट्री बन जाए, पर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ऐसा करने की बार बार मांग करते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ईवी रमास्वामी एंड सी एन अन्नादुराई की लीडरशिप में द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स साउथ इंडिया के एक सेपरेट एंड सॉवरेन कंट्री की डिमांड करने लग गए थे, जिसका इमेजिनरी नेम था द्रविड़ नाडु। तो स्टार्टिंग में ये डिमांड सिर्फ तमिल स्पीकिंग रीजन या फिर प्रेजेंट डे तमिलनाडु तक ही लिमिटेड थी, बट बाद में ये काफ़ी जगह पर ये मूवमेंट पहुंचाई गई, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका और कुछ पार्ट्स श्रीलंका के भी, जैसे कि एक पार्ट था सीलोन, वहाँ पर ये मूवमेंट फोर्स में आ गई। और साथ ही इंडिया के ओडिशा और महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स इस मूवमेंट में शामिल थे। तो कुछ और प्रपोज नेम्स भी थे इस कंट्री के लिए, जैसे कि साउथ इंडिया, डेक्कन फेडरेशन एंड दक्षिणापथ। तो 1940 से लेकर 1960 तक जो द्रविड़ नाडु की डिमांड के लिए मूवमेंट थी वो अपने पीक पर थी। फिर जब 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन होनी थी, उसने जो डिमांड थी द्रविड़ नाडु की उसको बहुत वीक कर दिया। फिर 1960 में डीएमके लीडर्स की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर सी एन अन्नादुराई प्रेजेंट नहीं थे, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आगे से कभी भी द्रविड़ नाडु की डिमांड नहीं होगी। फिर 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई एक्ट इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी कि कब द्रविड़ नाडु की डिमांड स्टार्ट हुई, वो कैसे ख़त्म हुई। पर क्या आपने सोचा है कि अगर द्रविड़ नाडु सच्ची में होता तो उस वक्त क्या होता? तो आगे हम इसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो अगर द्रविड़ नाडु होता तो उसके अंदर इंडिया की 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आती, जो कि हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो जो टोटल एरिया होता द्रविड़ नाडु का वो होता 2,50,000 स्क्वायर माइल्स, जो कि इंडिया का 1/5 एरिया है। और ये जो कंट्री होती द्रविड़ नाडु, इसका साइज़ रफली फ्रांस एंड अफ़गानिस्तान के इक्वल होता। तो अगर द्रविड़ नाडु रियलिटी में होता तो इसकी पॉपुलेशन 250 मिलियन होती, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से कम है, पर रशिया, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो जो ये रीजन है द्रविड़ नाडु का, ये इंडिया की 22% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही में इंडिया की 28% नेशनल एम्प्लॉयमेंट भी यहीं से आती है। और यहाँ की जो जीडीपी है वो है $650 बिलियन, जो कि स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा है और सऊदी अरेबिया से थोड़ी ही कम है। तो जो यहाँ की द्रविड़ नाडु की नेशनल लैंग्वेज होती वो हिंदी, बंगाली और उर्दू नहीं होती, बल्कि इनकी जगह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम में से कोई भी हो सकती थी। तो यहाँ की जो 3 लार्जेस्ट सिटीज़ होती वो होती बेंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एंड इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये द्रविड़ नाडु एक कंट्री होती तो बेंगलोर
इसकी कैपिटल होती। तो अब बात करते हैं यहाँ कौन से रिलीजन्स प्रेवलेंट होते। तो यहाँ पर नॉर्थ की तरह ही 83% हिंदूज होते, 11% मुस्लिम्स होते एंड 5% क्रिश्चियंस होते। यहाँ पर 83% हिंदूज़ हैं, जो कि इंडिया से भी ज़्यादा होते, क्योंकि इंडिया में एज अ होल 80% हिंदूज़ हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हिंदूज़ की कंट्री बन जाती। तो यही थी ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो मैं आपको द्रविड़ नाडु के बारे में बता सका। तो अगर आप अब सोच रहे हो कि क्या कभी सच्ची में साउथ इंडिया से अलग होगा, तो इसका आंसर 99% तो नहीं ही है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा एक्ट होने ही नहीं देगा कभी। पर हम इसे बिल्कुल 100% ना नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पॉलिटिक्स खेलकर कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको द्रविड़ नाडु के बारे में बहुत ही सारी जानकारी दी। और अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि कभी द्रविड़ नाडु इंडिया से अलग हो या साउथ इंडिया से अलग हो या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता लग जाए और आप आके देख लो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होता है, और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा यूज़र नेम फ्लैश हो रहा होगा। तो टिल देन, stay safe, stay home, and thanks for watching.